ही नए होती बंदों को तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं जी। कि कोई घोड़ा ऐसी वो काम करता है जो आपने नहीं सोचा। मैं दारू पीने वाले बंदों को घोड़े के फार्म पे पसंद नहीं करता जी। आप फर्स्ट एड दे सकते हो, अपने आप को डॉक्टर मत समझो। नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बना रहा हूँ पार्ट 4 लॉन्ग राइडर्स रेंज का, और आज मनु शर्मा जी से हम जानेंगे कि एक फार्म को डेवलप करने में कितनी कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहले हम उनसे पूछेंगे कि आपने ये लॉन्ग राइडर्स रेंज की शुरुआत कैसे की। नमस्कार दोस्तों, ये फार्म हमने शुरू किया था जी 2016 में। जी तो इसको 9 साल हो गए। जी ये 2 एकड़ में बना हुआ है। जी ये मेरा गांव है जी और ये गांव में जो हमारी ज़मीन थी उस पे बना हुआ है जी। जी। और लॉन्ग राइडर्स रेंज का नाम लॉन्ग लॉन्ग राइडर्स रेंज। राइडर्स रैंच इसलिए रखा जी, हम्म, रैंच एक सुंदर वर्ड है क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज में हम देखते हैं तो रैंच देखते हैं, जी तो सबका एक ड्रीम रहता है। ये बेशक 200 एकड़ नहीं है, जी 2 एकड़ ही है, जी मगर रैंच जहाँ पे भी कैटल्स होंगे, घोड़े होंगे, उस पे अच्छा लगता है जी। जी। और लॉन्ग राइडर्स इसलिए रखा कि मैं लॉन्ग राइडिंग का शौकीन हूँ। हम्म। बरनाला से पुष्कर 2 बार मैंने लॉन्ग राइड की है, उसके जी अलावा भी कोई 50-60 किलोमीटर की पूरे पूरे दिन की राइड की है। जी बेशक कभी किसी कंपटीशन में नहीं गया जी क्योंकि मुझे वहाँ जीतने की उम्मीद नहीं है, उतनी तैयारी के लिए मेरे पास समय नहीं रहता कि मैं एंड्योरेंस करूँ। जी मगर मरने से पहले एंड्योरेंस में पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगा और उसको कंप्लीट भी करूँगा। जी 3 बार मैंने एंड्योरेंस में पार्टिसिपेट किया। जी ये फर्स्ट तो कभी नहीं आया, जी 1-2 बार तो कोई छठे सातवें नंबर पे आया हूँ। जी उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए, बहुत जानदार घोड़ा चाहिए और जी जानदार आप भी जानदार चाहिए, तब एंड्योरेंस होती है। जी। कोशिश करेंगे जी एंड्योरेंस पंजाब में कराने की भी और उसमें पार्टिसिपेट करने की भी। जी। और लॉन्ग राइडर्स रेंज की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत तो ऐसे थी भाई साहब, दीवार पे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया, जी जाली लगाई और पौधे लगाए जी और शुरू कर दिया। वरना तो इसकी दीवार पे ही शायद 15-20 लाख लगता। जी कभी मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए जी कि मैं एकदम से फार्म बना दूं। जी पहले रहने के लिए कमरा बनाया, हम्म फिर किचन बनाई, फिर एक जी सर्वेंट क्वार्टर बनाया। जी धीरे धीरे ये डेवलप होता गया। जी सो ये करीब 9 सालों में डेवलप हुआ है, अभी भी चल रहा है काम। जी क्योंकि कभी भी घोड़े वालों के पास अनलेस आपकी ज़मीन नहीं आई, किसी जी महंगे रेट की नहीं हुई, हम्म हम्म या हम्म आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, हम्म, तो ये संघर्ष भरी लाइफ ही है। जी इसमें धीरे धीरे ही सब कुछ हुआ है जी, और ऐसे ही आगे भी होता रहेगा जी। जी मगर जब भी मैंने इसको जो भी बनाया, हम्म उसकी पहली प्रायोरिटी ये रही कि वो घोड़ों के लिए बेनिफिट वाला होना चाहिए। जी घोड़े उसमें खुशी में रहे, उसमें हवा का, धूप का ध्यान रखा, जी गर्मी सर्दी का ध्यान कैसे रखा जाए। हम्म। गर्मियों में हमारे यहाँ मच्छर बहुतायत में होता है जी और ह्यूमिडिटी बहुत होती है, जी तो इसको जितना खुला हम बना सकते थे बनाया। मच्छर जी को रोकने के लिए मच्छरदानी लगाई, जी स्प्रे करते हैं रात को हम्म। और धुआं करते हैं, जी बड़े पंखे लगाए हैं, हम्म क्योंकि मच्छर लगातार आपको सुई चुभोता रहेगा जी तो आपका दाना डाला हुआ सारा वेस्ट हो जाता है। तो मच्छर का, गर्मी सर्दी का, सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। जी। तो एक फार्म को डेवलप करने में क्या ध्यान रखना चाहिए। भाई मेन तो आपका घोड़ा फार्म है तो हम्म उसमें घोड़ा खुश कैसे रहेगा। हम्म रूम हवादार हो, हम्म। कुछ जगह पक्की रखो, क्योंकि बहुत सारे घोड़े यूरिनेट करते हैं बहुत ज़्यादा, जी तो उनको एक दिन पक्के में एक दिन कच्चे में रखना पड़ता है। जी कुछ को कच्चे में रखो जो अपने कमरों को साफ रखते हैं। जी यूरिनेट कई घोड़े इतना ज़्यादा करती हैं घोड़ियाँ कि उनको लगता है कि पानी किसी ने मोटर चला दी हो, जी तो उनके लिए कच्चे कमरे रखना आपके लिए मुश्किल है। जी फिर हम धान की पराली है जो उसको बेडिंग के लिए यूज़ करते हैं पक्के कमरों में, ताकि रात को घोड़ा बैठना चाहे। जी मच्छर मक्खी का पूरा ख्याल रखते हैं जी, हवा का ध्यान रखते हैं। जी 3 पैडक बनाए हैं जिसमें से सब घोड़ों को दिन में 2 बार खुला छोड़ा जाता है, जी ताकि वो अपनी भागा दौड़ी पूरी कर सके। जी और अभी जल्द मैं मैकेनिकल वॉकर 6 घोड़ों का भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि कई बार जब आपके पास आदमियों की कमी हो जाती है जी
और उसको लंजिंग देना मुश्किल होता है, काम देना मुश्किल होता है, तो उसके लिए एक मैकेनिकल वॉकर रखेंगे जिसमें 6 घोड़े कंटिन्यूस 40-40 मिनट 30 मिनट वॉक कर सकेंगे। जी। और नया कोई घोड़ा पालक फार्म बनाना चाह रहा है तो उसे पहले से ही ये मुसीबत होने ही वाली है, उसका क्या ध्यान रखना चाहिए? भाई साहब, एक घोड़े का खर्चा हम्म 15 से लेके 25-30 हजार तक आ जाता है। हम्म 15 तब आता है जब आप दाना और चारा आपके घर का हो, ठीक है। जी हमारे जैसे लोग जिनके पास सारा कुछ मोल का है, उनके लिए ये खर्चा बढ़ता जाता है। जी मैं मानता हूँ कि हमारा खर्चा 20 से 25 हजार रुपये महीना है। तो लोगों को लगता है कि इतना तो घोड़ा खाता नहीं है। बिल्कुल घोड़ा नहीं खाता इतना। जी घोड़ा अगर 30 रुपये ऑन एवरेज आप अनाज पकड़ लोगे तो 5 किलो खाता है। 150 रुपये हुए, कोई 40-50 रुपये का रोज वो घास खा जाता होगा। जी मगर उस पर फिर बिजली का बिल, जी फैरियर का खर्चा, जी डॉक्टर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, और एक घोड़े के ऊपर उसकी जो सेवा आप करते हो उसमें जो मैन पावर लगती है। जी अगर आपके फार्म में 1 लाख रुपए का दाना लगता है ना, तो 1 लाख की लेबर भी साथ में ही लगती है जी। और मिट्टी जो है आजकल बहुत महंगी है जी नीचे आपको मिट्टी भी टाइम टाइम पे चेंज करनी पड़ती है। हमारे यहाँ 15,000 की एक गाड़ी आती है जी। वो भी आपको स्टोर करके रखनी पड़ती है क्योंकि अच्छी रेत सब जगह अवेलेबल ही नहीं है जी। फिर उसमें से फार्म की मेंटेनेंस के खर्चे बहुत हो जाते हैं। आप अपने घोड़ों के खर्चे लिख के देखोगे ना जी। बेशक घोड़े को कुछ मत खिलाओ, घोड़ा कौन सा कुछ कह रहा है, अगर आप अपनी इच्छा से घोड़े को अच्छे से रखना चाहते हो तो उसके खर्चे बहुत सारे हैं। जी। आपको अच्छा मिनरल मिक्सचर भी देना पड़ेगा, नमक भी ऐड करना पड़ेगा, मीठा सोडा भी ऐड करना पड़ेगा, समय समय पे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, तो काफी सारे खर्चे उसमें हैं। और अगर आप 10 घोड़ों पे एक बंदा रख रहे हो तो आपके खर्चे कम हो गए। और वही 10 घोड़े आप खुद ही संभाल रहे हो तो आपके खर्चे कम हो गए। और आपके पास विजिटर्स नहीं आते जिनको आपको कोई चाय पानी पिलाना पड़ता है, लंच टाइम में खाना भी खिलाना पड़ता है, तब भी आपके कोई खर्चे नहीं हो रहे जी। तो डिपेंड करता है आप कितने सोशल हो, आपके पास कितने लोग आते हैं और आप अपने घोड़ों की साफ सफाई कितनी रखते हो। जी। अगर आपके घोड़ों की मालिश ही नहीं कर रहे, 3-4 दिन बाद एक बार लीद उठाते हो तो घोड़ा का खर्चा वाकई आप 10,000 से भी नीचे ले आओगे जी। मगर एक घोड़ा फार्म एक दुकान की तरह होता है जिसमें रोज बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। तो उन विजिटर्स को भी हैंडल करने के लिए, उनको घोड़े दिखाने के लिए आपको मैन पावर ज्यादा चाहिए जी। तो इसलिए हमारे जो फार्म है इनका खर्चा थोड़ा ज्यादा ही है जी। और ऐसी कोई दिक्कत है जो नए बंदे को ये ध्यान में ही नहीं होती है कि ये फार्म बनाऊंगा तो ये चीज हमारे साथ होने वाली है, और वो हर फार्म पे होती नए होती। बंदों को तो दिक्कतें ही दिक्कतें है जी। नया बंदा जब घोड़ा खरीद लेता है जी, उसके बाद वो सोचता है कि इसको रखूंगा कहाँ, फिर वो फार्म बनाना शुरू करता है जी। फिर वो जल्दबाजी में ऐसा फार्म बनाता है जिसमें बहुत सारी लूप होल वो छोड़ देता है जिससे घोड़ों को चोट लगती है जी। क्योंकि वो जल्दबाजी में उसका बजट तो होता नहीं और वो सब चीज़ों में कंप्रोमाइज करता है जी। तो उसमें उसको दिक्कतें आएंगी। जब वो वहाँ तीखी चीज़ें होगी, फंसने वाली चीज़ें होगी तो घोड़े चोट भी ज़्यादा खाएंगे जी। तो उसको दिक्कतें आएंगी भाई साहब। और घोड़ा खरीदते समय ये ज़रूर सोचो कि उसके रहने वाली जगह कितने की होगी और उसका महीने का खर्चा कितना होगा। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि घोड़ा क्या दाना खाएगा 2-4 किलो, मगर ये ऊपर वाले खर्चे जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे, आप एक घोड़ा खरीदते हो उसके मैं मानता हूँ 1 साल के लिए तो आपके पास दाना पानी होना ही चाहिए क्योंकि कई बार गाड़ियों की हड़ताल हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, आपका चारा ही बंद हो जाए जी। हर महीने आप दाना लेने जाते हो, अगर 3 दिन भी आपका मिस हो गया कि अरे मैं तो बिजी हो गया था दाना ला नहीं पाया, तो 3 दिन में घोड़ा आपका 1 महीने जितना ही टूट जाएगा जी। सो हम लोग तो 1 साल का दाना पूरा खरीद लेते हैं पहले। जौ के सीजन में जौ खरीद लेते हैं जी। उनको भर के फार्म में स्टोर कर देते हैं जी। फिर बाजरे के सीजन में खरीद लेते हैं जी। चने जो है हर महीने लाते हैं ताकि चने का खराब होने का डर रहता है थोड़ा जी। तो 1 साल की प्लानिंग करके चलोगे भाई साहब तभी है। फिर घोड़ी मेट करानी है, आजकल 2-2 लाख रुपए फीस है। हाँ। डॉक्टर विजिट का 2500-3000 भी ले लेते हैं।
तो इन खर्चों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी। जी। अगर आप इनको पहले कैलकुलेट नहीं करोगे, फिर अचानक जब ये आपके ऊपर पहाड़ बन के टूटेंगे तो फिर आप हर एक चीज में कंप्रोमाइज ही करोगे, जी। घोड़ा रखना मुश्किल हो जाएगा। और मेन ध्यान ये रखना है फार्म बनाते वक्त के कहीं घोड़े को चोट ना लग जाए कि कोई घोड़ा वो काम करता है जो आपने नहीं सोचा, हम्म। और अगर आप घोड़े की तरह सोचते हो कि ये कहाँ फंस सकता है, हाँ। कहाँ से लॉक खोल के भाग सकता है, कहाँ से कूद सकता है, फिर आपके घोड़े चोट लगने से बच जाएंगे जी। क्योंकि घोड़े के पास जरा सा डरने के बाद एक ही आइडिया है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। हाँ। तो वो हर एक जब डरता है तो भागता है, और भागता है तो नहीं देखता कि मैं तार में फंसूंगा या कहाँ फंसूंगा। तो ये आपको घोड़े से पहले सोचना है। हाँ। हाँ। और फार्म बनाने के बाद क्या क्या सुविधाएं रखनी चाहिए? सुविधाएं तो सेम ही है भाई, ताजा पानी, साफ हवा जी। अच्छा चारा, अच्छा खाना, अच्छे लोग जो घोड़ों से प्रेम करते हैं जी। ऐसे नहीं कि जब तक मालिक है तब तक प्रेम हो रहा है, मालिक गया आपके स्टाफ ने दारू पी ली, रात को किसी घोड़े को कॉलिक हुआ वो तो अपना मस्त होके सो रहे हैं। जी। मैं दारू पीने वाले बंदों को घोड़े के फार्म पे पसंद नहीं करता जी। क्योंकि सुबह वो आपकी कितनी भी इज्जत करते हैं, शाम को दारू पीने के बाद वो आपकी इज्जत नहीं करते। हाँ। अगर आपकी नहीं करते तो आपके घोड़ों की भी नहीं करते जी। वो दिन भर की जो उन्होंने अपना मन मार के घोड़े की सेवा की है ना पैसे के लिए, रात को कई लोग घोड़ों से भी बदला लेते हैं और घोड़ों को पीटते भी। जी। या हो सकता है रात को घोड़ी बच्चा दे रही हो और आपका स्टाफ दारू पी के सो रहा है। हाँ। या हो सकता है दारू पी के उसका दिल करे कि क्या सारा दिन हम लीद उठाते, आज हम रात को सवारी भी करेंगे। जी। बहुत साल पहले हमारे पास एक बंदा था, तो वो दारू पी के घोड़ी पे बैठा, मैंने उसको नीचे उतार दिया। मैंने कहा भाई या तो तू अपने हिसाब से वजन के हिसाब से घोड़ी को भी दारू पिला दे, या तू जब दारू नहीं पी तब बैठना। अब तेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आएंगे, वो तू इस घोड़ी को तंग करेगा। तो बेटर है शराब पियो, मगर उसके पीने के बाद घोड़ों के पास मत जाओ जी, और घोड़े पे मत बैठो जी। तो फार्म पर सुविधाओं में जैसे मेडिकल सुविधाओं का कुछ रखना चाहिए कि? हाँ, मेडिकल किट आपके पास होनी चाहिए जी, फर्स्ट एड किट। जी। आप फर्स्ट एड दे सकते हो, अपने आप को डॉक्टर मत समझो जी। डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो जी। कोई भी इंजेक्शन लगाना है उसके लिए कंसल्ट करके लगाओ। तो मेरी मेडिकल लाइन रही है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है फार्मेसी का, मगर मैंने कभी भी अपने आप को डॉक्टर नहीं समझा जी। अधूरी जानकारी होना, बस वो फर्स्ट एड तो हो सकती है जी, मगर वो पूरे डॉक्टर जितनी फीलिंग नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर से बात करके ही घोड़े का इलाज करना चाहिए। जी। वो मेडिकल सुविधा कभी कभी डॉक्टर अपने फार्म तक पहुंचे, हाँ फर्स्ट एड होगी हाँ, ना जी। हाँ, तो वो मतलब कॉलिक बोलिक में हाँ, हाँ, आराम दे देती देखो वो फर्स्ट एड है मगर आप डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो। आप इंजेक्शन लगा सकते हो। इंजेक्शन लगाते समय भी बहुत सारे लोग, इंजेक्शन तो 300-400 रुपए का होता है, सरिंज और सुई वो पुरानी लगाते हैं। हाँ, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नई सरिंज, एक सरिंज सुई से उसको नीडल से भर लेते हो, इंजेक्शन को फिल करते हो, दूसरी से लगाओ क्योंकि वो उतने में ही ब्लेंड हो जाती है जी। और जब वो घोड़े की चमड़ी में जाएगी तो उसको ज़्यादा हार्म करेगी, उसके पकने का डर भी ज़्यादा है। इंजेक्शन भी लगाने के लिए किसी अच्छे क्वालिफाइड बंदे से आप सीख लो जी। अगर आप बबल किसी घोड़े को इंजेक्ट कर देते हो ना दवाई के साथ, वो कार्डियक अरेस्ट का खतरा भी उससे रहता है। और फार्म पर ओनर की हाजिरी कितनी जरूरी है, और ओनर ना हो तो विश्वासु मैनेजर की भी हाजिरी कितनी जरूरी होती है? भाई ओनर की हाजिरी तो सबसे ज़रूरी है जी। आपने शादी कर ली और अपनी बीवी के पास जा ही नहीं रहे 3-3 महीने, है ना जी, तो बीवी बेचारी क्या करेगी जी, पड़ोस पड़ोस में किसी का सहारा ढूंढेगी जी। सेम आपके घोड़े हैं, आप अपने जिम्मेवारी से एक घोड़े खरीद लिए जी और उन घोड़ों का फिर आप ख्याल नहीं रख रहे जी, और फिर आपका स्टाफ भी ऐसा है क्योंकि आप वहाँ नहीं जा रहे, तो हो सकता है स्टाफ को भी समय से तनख्वाह नहीं दे रहे जी, और हो सकता है आप जब 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद जाते हो जी, तो वहाँ जाके जो धीरे धीरे एक एक चीज़ कम होती गई, कमियाँ आती गई, सफाई कम हो गई, घोड़ों की सफाई कम हो गई जी, कंडीशन डाउन हो गई, तो आपके पास क्या इलाज होता है, जाके जूता और गालियाँ जी,
और हो सकता है वो गालियां खा के अगले दिन आपका जो 2-3 लोगों का स्टाफ है वो भी भाग जाए। जी। तो बेटर है आप हाजिरी अपनी ज़रूर लगाओ। जैसे आप अपने घोड़ों की ज़रूरतें समझते हो जी। वैसे ही अपने स्टाफ की ज़रूरतें भी समझो, हम्म। क्योंकि घोड़ा फार्म ऐसा है जिसमें रोज नए खर्चे आते हैं। जी। अगर आप वहाँ नहीं रहोगे तो आपको लगेगा कि ये स्टाफ ऐसे ही फालतू के खर्चे डाल रहा है। जी। अगर आप वहाँ रहोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि इन चीज़ों की वाकई ज़रूरत है, जी। और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हो। जी। तो हाजिरी बहुत ज़रूरी है जी, नहीं तो एक बंदा मैनेजर जो वाकई घोड़ों से प्रेम करता हो, जी। जो उस फार्म को अपना समझ के रहता हो। जी। कोई मैंने बहुत सारे फार्म देखे जी। जिसमें कई फार्म ऐसे कि जिसमें रूम पे खर्चा बहुत ज्यादा किया। हम्म, घोड़े 1.5-2 लाख के लाके रखे और उन्होंने ऐसा सुना है कि फार्म की खिल्ले की वैल्यू होती है, फार्म अच्छा है तो घोड़े का वैल्यू बढ़ जाएगा। दूसरे कई फार्म मैंने ऐसे देखे जहाँ पे रूम ठीक ठाक बने, घोड़े बहुत अच्छे हैं। और कई फार्म ऐसे भी देखे कि रूम भी अच्छे और घोड़े भी अच्छे। तो नए बंदे को क्या करना चाहिए? देखो भाई, कभी भी खूंटे की वैल्यू नहीं होती। जी। खूंटे की वैल्यू, खूंटा किसको बोलते हो? जी। किसी का ठिकाना है, हम्म। मगर उसने अपनी समझ सेवा घोड़े भी अच्छे रखे हुए हैं। जी। एक घोड़ा बेशक महंगा नहीं है, कहीं से आप ले आए जो निगलेक्टेड था, आपने उसको बना लिया, वो है खूंटे की वैल्यू। जी। कि आपके खूंटे के आने पे बाद आपने उस पर इतनी मेहनत की कि उसको जो वो डिजर्व करता था उस तरह का घोड़ा बना दिया। जी। मगर इतना पागल ग्राहक कोई नहीं है जी। कि किसी सोने के डब्बे में डालने से मिट्टी को भी ऐसे खरीद के ले आएगा। ठीक है, डब्बा तो वही रह जाना ना, जी। आप तो मिट्टी ही घर ले जा रहे हो। तो जी। ये सिर्फ वहम है। जी। बाकी घोड़े के लिए अच्छा रूम बनाना वो उसके मालिक का प्रेम है जी, जी। सबकी अपनी इच्छा है। जितनी लग्जरी कोई दे सकता है, मैं जी। तो कहता हूँ देनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारा पैसा होना जी। तो गर्मियों में मैं तो एसी कंपाउंड बना दूँ घोड़ों का। जी। पैसा होना चाहिए। तो आपके मुताबिक मेन घोड़ा होना चाहिए? देखो, सबसे पहले घोड़ा होना चाहिए, जी। फिर उसको सुविधाएं देनी चाहिए। जी। वैसे तो किसी भी घोड़े को सुविधाएं आपको बराबर ही देनी पड़ेगी। हमारे फार्म पे लाख रुपए वाले घोड़े भी है राइडिंग वाले, तो खा तो सेम दाना ही रहे हैं ना, जी। सेम पानी पी रहे हैं, सेम मेडिकल फैसिलिटी है, जी। सेम उनकी सफाई है। जी। तो घोड़ा, सस्ता घोड़ा भी महंगा हो सकता है अगर वो अच्छा साफ सुथरा है। जी। मैं ये नहीं कहता लाख वाला करोड़ का हो जाएगा, मगर लाख वाला तंदुरुस्त और साफ सुथरा होगा, 4-5 लाख का तो हो जाएगा ना। करोड़ का नहीं होगा, 4-5 लाख का तो हो जाएगा। जी। और करोड़ वाला घोड़ा भी अगर आप उसको भूखा मार दोगे, समय से फैरियर जॉब नहीं होगी, समय से इलाज नहीं होगा, या वो मर जाएगा, या उसके हालात ऐसे हो जाएंगे बेचारे के जी। कि वो लाख वाला आपका 2 लाख का भी रह सकता है। बहुत सारे लोगों ने बच्चे पाले, 10-10 लाख रुपए के खरीदे, मगर केयर नहीं की, फिर वो जी। फ्री में भी दिए। जी। और दूसरा कि नया बंदा आ रहा है, वो घोड़ी अच्छी ले लेता है, पैसा भी खर्च करता है, और कहीं ना कहीं वो ब्रीडिंग फी देने में हिचकिचाता है। तो उसमें आप क्या कहोगे? भाई ऐसा है, देखो आजकल उन घोड़ों के बच्चे जिनकी फीस ज़्यादा है अच्छे रेट पे बिकते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे फेमस है। जी। मैं ज़रूरी नहीं कहता कि उनके सब बच्चे ही अच्छे आते हैं और अच्छे बिकते हैं, मगर फिर भी इंसान की इच्छा होती है कि हम अच्छे से अच्छी ऑप्शन ऑप्ट करें। जी। आपके पास दोनों बातें हैं भाई। एक घोड़ी की फीस, मेटिंग फीस जो 2 लाख दी, 50,000 ऊपर खर्चा किया, तो 2.5 लाख तो बीज डालते डालते हो गया। अगर पहली बार में प्रेग्नेंट नहीं हुई, 1 साल लग गया, कई घोड़ियों पे तो लोगों ने 4-4 घोड़ों की फीस दी, 10-10 लाख तो वैसे ही इन्वेस्ट कर दिया। मगर वो जरूरी नहीं कि वो बच्चा 20 लाख का पैदा हो। अपने लक पे भी यकीन करें जी। और अपनी मर्जी के घोड़ों से मेट कराएं। कम खर्चा करके भी आप थोड़े कम नफा कमा सकते हो। अगर आप अफोर्ड करते हो तो ज्यादा खर्चा करो, उसमें कोई सलाह देने वाली बात नहीं है। वो तो मैं तो कहता हूँ पॉकेट पे डिपेंड करता है जी। आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। और लक फैक्टर इसमें सबसे ज्यादा है। लक तो है ही है जी। जी। मैं हुकमगढ़ में गया जी एक बार, मेरे दोस्त थे कबला में जो हुकमगढ़ स्टड है जी। वहाँ पे एक उम्र दराज घोड़ी खड़ी थी, शायद उसका नाम लक्ष्मी था जी। तो मेरे दोस्त बोले कि यार इनका इतना नाम है, इन्होंने ऐसी घोड़ियाँ क्यों रखी हुई है? जी।
क्योंकि वो उम्र की घोड़ी थी, थोड़ी गरीब दिखती थी जी। तो मैंने कहा भाई साहब अपन अंदर जाके जब इनसे बातचीत करेंगे तो पता चल रहा है। मैं वहाँ पहली बार ही गया था कि हो सकता है इनके सबसे बेहतरीन घोड़े इसी घोड़ी ने दिए हो जी। और वही बात हुई। इनके फार्म पे उस समय एक पवन घोड़ी थी, एक आलीशान का घोड़ा था, एक दो घोड़े और थे। तो वो सब घोड़े सिर्फ और सिर्फ वो गरीब दिखने वाली घोड़ी नहीं दे रखे थे जी। तो लक फैक्टर तो है ही है जी। मेरे दोस्त है जी प्रगट पन्नू जी, उनके पास चंबे रंग की एक घोड़ी है जी। 58 इंच हाइट है जी। उसने 67 इंच की बच्ची पैदा की अवतार से जी। और नॉर्मल घोड़ों से भी उसने 63-64 के बच्चे भी पैदा कर दिए जी। तो शक्ल देख के भी मत जाइए, यहाँ दुनिया बहुत गहरी है, पता नहीं भगवान ने किसकी ड्यूटी कहाँ लगा के छोड़ी है जी। तो आपने ये फार्म बहुत अच्छा डेवलप किया है जी भाई। और अच्छा इन द सेंस ये घोड़ों के लिए प्रैक्टिकल है। हाँ। मैं इतने साल घोड़ों में घूमा तो मैंने बहुत सारे आइडियाज लिए जी। और अब हमारे फार्म को देख के भी बहुत सारे लोग, समझदार लोग, इसको एज इट इज कॉपी कर रहे हैं जी। मैंने भी ये कोई नया नहीं बनाया, मैंने भी एक फार्म को देख के कॉपी किया था जी। हमारे दोस्त है जी सिद्धू साहब मुल्लापुर में, जहाँ पहले मोहिनी घोड़ी और रत्नाकर घोड़ा होता था, उनका फार्म इस तरह से बना था जी। बस उन्होंने भी पूरा जाली से कवर करा था, मगर उनमें एक दिक्कत थी, उनके पीछे वाली साइड विंडोज नहीं थी। मैंने इसको ऑल 4 साइड्स ओपन रखा है जी। तो इसीलिए आपका एकदम वेल डेवलप फार्म देख के मैंने सोचा कि ये वीडियो आज बनाते हैं जी भाई। और आपने भी बहुत अच्छी तरीके से ये जानकारी दी जी। जो नए लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी। हाँ देखो जी, 2 तरीके हैं, एक तो किसी ने एक रास्ता बनाया आप उस पे चलो जी, एक आप अपना नया रास्ता ढूंढो जी। हो सकता है आपको मंजिल मिल जाए, आपके रास्ते पे भी भीड़ हो जाए, हो सकता है आप खुद ही रास्ते में खो जाओ जी। क्योंकि घोड़ों के मामले में हम अफोर्ड नहीं करते कि हम अपने बिना मतलब के तजुर्बे करें जिद के लिए जी। जब किसी ने एक पैटर्न सेट कर दिया है और वो ठीक चल रहा है जी, तो आप उसको फॉलो कर लो जी, उसमें क्या जाता है जी, उसमें क्या बुराई है जी। तो आपने ये जानकारी दी, इसके लिए शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, सब सुनने वालों का भी धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।